हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन ऑफ मॉडल्स देख लिया था कि सिमेट्रिकल सेक्शन के कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर कंपैरिजन भी देखा था कि कंपैरिजन क्या होता है, किसका सेक्शन ऑफ मॉडल्स ज़्यादा होता है, ठीक है, और किसका कम होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंपैरिजन देखा था, ठीक है, गिवन एरिया के लिए। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ का जो आइडिया था वो हम ले चुके हैं लास्ट क्लास में। बच्चों, इसमें 3 चीज़ें बची हैं, अब 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करनी है। और जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में जनरली हम बेंडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि बेंडिंग के क्वेश्चन करते कैसे हैं, क्योंकि वो क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मालूम होंगे कि उसकी अप्रोच क्या होती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं कि बेंडिंग प्लेन और बेंडिंग एक्सिस क्या होती है। इसको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि मूवमेंट क्या है और मूवमेंट एक्सिस क्या होती है, बेंडिंग एक्सिस क्या होती है। हालांकि मैं इसे बाद में ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ भी अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको पूरे चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हमारे पास 3 एक्सिस हैं, हमें चीज़ें ध्यान से समझनी है, ठीक है। मूवमेंट वेक्टर क्या होता है या बेंडिंग एक्सिस, बेंडिंग एक्सिस को मूवमेंट वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। तो बच्चों, जब हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये हमारी हो गई, वाई एक्सिस ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। अब जो हमारा ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने मूवमेंट लगाया एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, मूवमेंट जो है मेरा वो एक्स एक्सिस में लगा हुआ है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि जो मेरी एक्सिस है वो क्या है, बेंडिंग एक्सिस जो है मेरी, बेंडिंग जो एक्सिस है वो है मेरी एक्स एक्सिस। समझ में आ रही है बात? ठीक हो गई बात। और बच्चों, जब मैं मूवमेंट लगाऊंगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो डिपेंड करता है, अब ये समझना कि मूवमेंट तो एक्स एक्सिस के अबाउट लगाया है, पर प्लेन कौन सा रोटेट होगा, समझने की बात है, प्लेन कौन सा रोटेट होगा, ठीक है। ये किस प्लेन को रोटेट करेगा? क्या ये प्लेन जो होता है बच्चों वो एरिया होता है? ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ। प्लेन जो होता है वो प्लेन किससे बनता है? 2 डायमेंशन से बनके बनेगा। यानी प्लेन जो है वो एक सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है प्लेन। तो इसका मतलब कि जब मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगा रहा हूं तो ये किस प्लेन को घुमाएगा, ये किस प्लेन को घुमाएगा। ऐसे अगर मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूवमेंट लगाऊं तो ये किस प्लेन को घुमाएगा। ऐसे मैं एक्स एक्सिस के मूवमेंट, जेड एक्सिस में मूवमेंट लगाऊं तो ये किस प्लेन में घुमाएगा। तो इसको समझने का तरीका क्या है, देखो एक चीज याद रखना बच्चों, जो भी एक्सिस होती है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि जो भी एक्सिस होगी, जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लग रहा होगा वो हमेशा उस प्लेन को घुमाएगा जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस के अबाउट जो भी मूवमेंट लग रहा होगा वो उस प्लेन को रोटेट करेगा जिस प्लेन के परपेंडिकुलर ये मेरी एक्सिस होगी। तो अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला मैं प्लेन ढूंढूं तो ध्यान से समझना बच्चों, अब बात यहां से शुरू होगी। ये एक मेरा प्लेन है, ठीक, ये एक मेरा प्लेन है और ये जो एक्सिस है ये इस प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये जो एक्सिस है इस प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा प्लेन, ये प्लेन, ये बताओ, इसको समझना है बच्चों ध्यान से। ये प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो मेरा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताओ। इस प्लेन से ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर अब समझ में नहीं आया कि सर ने वाई को तो देख लिया, जेड को नहीं देखा, बच्चों ये जो एक्स एक्सिस है इसे चाहे आप सेंटर पे ले आओ उठा के, कोई फर्क पड़ेगा। कोऑर्डिनेट है, लाइन कभी एग्जिस्ट करती है क्या? लाइन हमेशा इमेजिनरी थिंग्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं। तो लाइंस को हम कहीं भी उठा सकते हैं। तो अगर इसी एक्सिस के पैरेलल एक और मैं एक्सिस खींच दूं तो ये भी तो मेरी एक्स एक्सिस ही होगी बच्चों, ये भी तो एक्स एक्सिस होगी। कोऑर्डिनेट मेरा शिफ्ट कर गया, जो कोऑर्डिनेट मेरा पहले यहाँ था अब वो कोऑर्डिनेट यहाँ पहुंच गया। तो यही तो एक्सिस है जिसके परपेंडिकुलर मुझे ये प्लेन मिल रहा है। और ये प्लेन कौन सा है?
ये प्लेन कौन सा है, ये कौन सी डायमेंशन है z, ये कौन सी डायमेंशन है y, यानी कि प्लेन है z y प्लेन। यानी कि अगर मेरा मूवमेंट x एक्सिस के अबाउट लगा हुआ है तो ये किस प्लेन को रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट कौन सा, z y प्लेन को रोटेट करेगा ये। ऐसे अगर मूवमेंट मेरा y एक्सिस के अबाउट लगेगा तो ये प्लेन रोटेट करेगा, बताओ, ये प्लेन रोटेट करेगा एक्स जेड प्लेन को। और अगर एम जेड को देखें तो ये भी रोटेट करेगा, बताओ, ये करेगा एक्स वाई प्लेन को। समझ में आ रही है बात, एक्स वाई प्लेन को। ठीक, ये तो 3 डायमेंशंस की बात हो गई। ये हमने किस में देख लिया, ये हमने 3 डायमेंशंस में देखा। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, फॉर 2 डायमेंशन, फॉर 2 डायमेंशन में हमारे फोर्स कौन सा रहता है, एक तो Fx रहता है, एक Fy रहता है और मूवमेंट रहता है z। बच्चों ये z मूवमेंट क्यों रहता है, ठीक है, देखो फॉर 2 डायमेंशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखें। तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखें इक्वेशन, इसके लिए फॉर 2 डायमेंशन के लिए तो पहली कौन सी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, दूसरी कौन सी Fy 0 और तीसरी कौन सी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ Mz 0। Mz क्यों कहते हैं बच्चों इसे, क्योंकि 2 डायमेंशन में हमेशा x और y आना चाहिए ना, 2 डायमेंशन में हमेशा x और y आना चाहिए ना। तो x और y कहाँ आ रहा है, देखो ये है, ये मेरा x y आ रहा है। मुझे वो प्लेन कंसीडर करना है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट हो। z कोऑर्डिनेट अगर इसमें आ गया, z कोऑर्डिनेट इसमें आ गया, इसका तो हम 3 डायमेंशन में एंटर कर जाएंगे। तो हमें वो प्लेन देखना है जिसमें सिर्फ x और y हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, इसीलिए यहाँ mz लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा जाता है, mz लिखा जाता है कि हम z एक्सिस के अबाउट मूवमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि वो z एक्सिस के जब अबाउट होगा तो वो एक्स वाई प्लेन को रोटेट करेगा। z एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होगा वो एक्स वाई प्लेन को रोटेट करेगा। या आप ऐसा समझ ले, अगर ये एक्स वाई प्लेन है बोर्ड, तो ये मेरी z एक्सिस हो जाएगी जो परपेंडिकुलर होगी दोनों के, ये मेरी z एक्सिस हो जाएगी। अब इस z एक्सिस के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लगाऊंगा तो ये इस प्लेन को रोटेट करेगा, नहीं करेगा, एक्स वाई प्लेन को रोटेट कर रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका मतलब जो बेंडिंग प्लेन होगा, वो बेंडिंग प्लेन क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा बेंडिंग एक्सिस से। ये बात समझनी थी, ये बात समझनी थी। तो यहाँ एक नोट पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा बताओ बच्चों, कि जो बेंडिंग होगी वो उस प्लेन में होगी जिस प्लेन को रोटेट किया जा सकता है उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट को लगा के, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि अगर हम यहाँ करें कि बेंडिंग प्लेन क्या है, तो हम यहाँ नोट करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ नोट करके लिख सकते हैं क्या, द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट एक्सिस, द प्लेन which always, the plane which always perpendicular to the axis, perpendicular to the axis of movement, perpendicular to the axis of movement, the plane which always perpendicular to the movement axis or मूवमेंट वेक्टर, इसको मूवमेंट वेक्टर भी कहते हैं बच्चों, मूवमेंट वेक्टर। तो वो प्लेन कौन सा होगा, द प्लेन विच ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट एक्सिस और मूवमेंट वेक्टर इज कॉल्ड बेंडिंग प्लेन। क्या होगा, बेंडिंग प्लेन। समझ में आगे बात। बेंडिंग प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, मूवमेंट एक्सिस के। ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखना कि जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा, जो मूवमेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि मैं जेड एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट लगाऊंगा, जेड एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट लगाऊंगा तो प्लेन रोटेट होगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ध्यान रखना जिस एक्सिस में मूवमेंट लगा हुआ है उसके परपेंडिकुलर रहता है प्लेन जिसमें मूवमेंट लगेगा, यानी कि मूवमेंट का जो प्लेन होगा। समझ में आगे बात, ये तो एक कहानी होगी। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि मूवमेंट प्लेन क्या है और मूवमेंट एक्सिस क्या है, बेंडिंग प्लेन क्या है। अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। एक दो तीन चीज़ें हैं, हमने सेक्शन ऑफ मॉडुलस सबके कैलकुलेट कर लिए थे। तो सबसे पहले अब हमें निकालना है एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, क्या वो देखना है कि हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर बीम निकालना है। इसको समझना है बच्चों, ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है इसलिए क्लास में मैं कवर कर रहा हूँ। एक सर्कुलर बीम है आपके पास, ठीक है, एक सर्कुलर बीम है। उस सर्कुलर बीम में से, सर्कुलर बीम का मतलब ये नहीं है कि वो एक सर्कुलर होगा, वो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। ठीक है, सर्कुलर बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसमें हम कहते हैं कि हमें एक ऐसा रेक्टेंगुलर बीम चाहिए इस सर्कुलर बीम में से जिसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो, जिसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर बीम निकल सकते हैं एक सर्कुलर बीम में से। जैसे एक ये निकल गया, दूसरा आपका ये निकल सकता है, समझ में आ रही है बात, ठीक। तीसरा आपका ये निकल सकता है, ये। तो इस तरह से कई सारे सर्कुलर बीम, कई सारे रेक्टेंगुलर बीम निकल सकते हैं एक सर्कुलर बीम में। हमें वो बीम ढूंढना है जिसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कल कि बेंडिंग स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होती है बच्चों, बेंडिंग स्ट्रेंथ तब ज़्यादा होती है जब किसी भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम वर्टिकल सेक्शन में रख दें। तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऐसा होगा रेक्टेंगुलर बीम, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन में है ना। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होगी वो तो नहीं मैं निकाल सकता ना, वो कैसे मैं डिसाइड करूँगा, वो हमें देखना है। तो डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है उस रेक्टेंगुलर बीम की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम होगा, कब, जब हम सर्कुलर बीम में से उसे निकाल रहे हैं। तो इसमें हेडिंग आ जाएगी डायमेंशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम। ये हम निकाल रहे हैं किससे, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में से निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा रेक्टेंगुलर बीम, वो उसके डायमेंशन क्या होगी। देखो अब इसको ध्यान देखो। अब मान लो मैंने कहा कि ये जो है ये तो हो जाएगा कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल डी हो जाएगा डाया ऑफ सर्कुलर बीम, ठीक। डाया ऑफ सर्कुलर बीम होगा नहीं होगा भाई, ये डायामीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो इस फिगर को अगर मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, इस फिगर को मैं अच्छे से बना देता हूँ, यहाँ पे आसानी रहेगी। ये मेरी फिगर है, ये मैंने कहा ये होगा मेरा कैपिटल डी, ठीक है। इसको हमने मान लिया बी और इसको मान लिया हमने एच। अभी एच और बी कितना होना चाहिए हमें निकालना है, ठीक है। तो बी क्या है, बी है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम और एच जो है वो है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालें कि इनकी डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता होता है बच्चों, हमें सर्कुलर बीम का डाया मालूम है, ये हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी। ये हमारा सवाल है, ये दोनों वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ डी चाहिए, क्योंकि सिर्फ डी पता है हमें तो सर्कुलर बीम का क्रॉस सेक्शन मालूम है, उसका डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हम कैसे रेक्टेंगुलर बीम निकालें जिसकी डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ डी हो, ठीक।
तो ये कैसे करें, तो सिंपल सा रीज़न है इसका, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सेक्शन ऑफ मॉडुलस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस को मैक्सिमाइज कर दें, सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम मैक्सिमाइज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, अब आपने मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा बच्चों कि अगर कोई फंक्शन है y इजिकल टू, मान लो कोई फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स किया तो ये आया 2x प्लस 2, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1, यानी कि x की वैल्यू -1 पे या तो ये मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो y बराबर फंक्शन हमने लिखा है ये फंक्शन कहलाता है, तो y बराबर जो हमने फंक्शन लिखा है इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे हम। देखो हमें मालूम है क्या कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या रहती है, m/z रहती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट जो होगा वो होगा कांस्टेंट, मूवमेंट तो वेरी नहीं करेगा, ये वैल्यू होगी कांस्टेंट, ठीक। तो z को देखो पहले आप, z क्या है, हमें क्या देखना है, z को देखना है। तो z हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, किसके लिए, जब हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर जो बीम हो वो क्या बने, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बने, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बने, तो हमें ये चाहिए कि ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर z मैक्सिमम होना चाहिए उसके लिए हम क्या करें, z अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो बच्चों उसके लिए हम क्या करें, देखो z की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या है, कैसे निकालेंगे, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस होगी, पैरेलल कौन सी डायमेंशन है, b, तो bh²/6, यही तो z है, रेक्टेंगुलर बीम है ना, कितना होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इतना होता है bh²/6। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ bh और कैपिटल D में, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या लिखने की ज़रूरत है ऐसे नहीं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों कि d² की वैल्यू क्या होगी, h² + b²। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है, इस फॉर्मूले में यहाँ 2 वेरिएबल हैं, b भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, भाई हमें b भी नहीं मालूम, h भी नहीं मालूम, तो यहाँ इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल फंक्शन बनाना पड़ेगा। d जो है वो मालूम है, d जो है वो मालूम तो है, पर ये कांस्टेंट है, तो ये तो वेरी नहीं कर रहा है, तो जितना डायमीटर है उतना ही होगा। यानी कि अगर मैं h की वैल्यू या b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d निकाल लूँ और वो यहाँ पुट कर दूँ, तो ये पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो h² है उसको रिप्लेस करना ज़्यादा आसान होगा, तो h² जो है उसको मैंने कहा कि d² - b² होगा, और इस h² को हम यहाँ पुट करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लो, और ये हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर हो गई बात। तो z की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, b × h² की वैल्यू कितनी है, d² - b², और ये आ जाएगा /6। अब ये पूरा जो फंक्शन है बच्चों वो एक वेरिएबल में चेंज हो गया b में, क्योंकि d तो कांस्टेंट है, डायमीटर जो है सर्कुलर बीम का वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो b जो है वो एक ही वेरिएबल है, h तो हमने हटा दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अगर हमें देखनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हम लिखेंगे क्या, फॉर z की मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, dz / db, वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे हमारा dy/dx किया था, यहाँ dz/db, ये होना चाहिए 0, ये होना चाहिए 0। तो dz/db निकालेंगे, पहले कैसे निकालेंगे, आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं देखो, ठीक है। एक काम करो आप पहले z की जो है मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये b की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा b d², ये हो गया b की क्यूब और /6। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो dz/db को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, dz/db को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो अब क्या करें बताओ, अब हमने कहा कि dz/db कितना है बताओ, करो, ये क्या है,
ये कितना हो जाएगा, पहला टर्म ये हो जाएगा डी स्क्वायर, बी का हो गया कितना आ गया 1, और बी की क्यूब का कितना आ जाएगा 3, बी की क्यूब का कितना आएगा बताओ बच्चों, आ जाएगा 3b स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, डिवाइड बाय 6। इसको हम क्या कर देंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो अब मैं जब इसको बराबर रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 3b स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई d बाय 3 का रूट, ठीक है, रूट ऑफ d बाय 3। यानी कि अगर मुझे किसी भी सर्कुलर बीम का डाया पता होगा तो मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम की विड्थ निकाल लूँगा इस फॉर्मूले से, पहली बात कि इतना होगा। अच्छा, बी हमने निकाल लिया, अब बताओ यहाँ से हमें मालूम है कि डी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, ये वैल्यू आ गई एच स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर की वैल्यू आई डी स्क्वायर बाय 3, यही तो वैल्यू है, इसको इधर ले आओ तो एच स्क्वायर बराबर आ गया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 3, तो ये वैल्यू आ गई 2/3 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, 2/3 इंटू डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एच स्क्वायर आया, ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू आई 2/3 डी स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2/3 इंटू डी। ये मेरी h आ गई इतनी कि अगर डाया पता है, डाया अगर मुझे मालूम है तो मैं उस स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम की हाइट निकाल लूँगा इस फॉर्मूले से, विड्थ निकाल लूँगा इस फॉर्मूले में से, ठीक है। तो आपको कोई भी रेक्टेंगुलर बीम निकालना हो स्ट्रॉन्गेस्ट किसी भी सर्कुलर बीम से, तो आप ये दो फॉर्मूले दिमाग रखें, ये क्वेश्चन पे आते हैं पेपर में, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात है, क्या बी और एच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं एच और बी का रेशो लूँ, ठीक है, एच और बी का अगर मैं रेशो लेता हूँ तो कितना आ जाएगा बताओ, एच की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू डी, और चूंकि दोनों में रूट है तो इसे पलट देंगे, ये कितना हो जाएगा 3/d, डी से डी कट गया, 2 से 2 कट गया, राइट, डी से डी कट गया, 3 से 3 कट गया, तो h/b आ गया √2, तो h की वैल्यू आ गई √2 इंटू बी। तो बच्चों ये मैंने क्यों बनाया रिलेशन, ये रिलेशन मैंने इसलिए बनाया कि जब आप एक बार b निकाल लो ना तो फिर आपको ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े। आप क्या करो, b निकालने के बाद सीधे √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो h आ जाएगा आपका। तो हमने ये वो डायमेंशंस निकाल ली हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम की डायमेंशन होगी जो हम सर्कुलर बीम से निकाल रहे हैं। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले आपको दिमाग रखना है, ये कि अगर किसी भी सर्कुलर बीम से हम ये ऐसा कर रहे हैं तो इतने डायमेंशंस होगी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों कि डायमेंशंस जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम की, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है इसमें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किसी भी बीम को अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है तो क्या करें, तो हम क्या करें ऐसा कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाए। रीज़न बताऊंगा क्यों। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा बीम प्योर बेंडिंग में रहे। अब यहाँ पर हम बेंडिंग समझते हैं बीम वाइज, ठीक है, हम बेंडिंग समझते हैं बीम वाइज। देखो बच्चों, प्योर बेंडिंग का क्या मतलब है, मैंने आपको पहली बात में समझाया था। क्या होता है प्योर बेंडिंग, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर बीम मैंने बनाया कैंटिलीवर बीम, सपोज इस टाइप का एक बीम है ये, ठीक, इस टाइप का एक बीम है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर बीम बना दिया, ठीक है। इसकी डायमेंशन ये हो गई h और ये हो गई b,
ठीक है। और बच्चों मैंने इस एंड पे एक मोमेंट लगा दिया m, तो इस m को इक्विलिब्रियम में होना है तो फिक्स जो ये है यहाँ एक मोमेंट और क्रिएट हो जाएगा इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए। तो जब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा, जैसे हर सेक्शन पे m मोमेंट मिलेगा। यहाँ सेक्शन लूँ तब m दिख रहा है, यहाँ सेक्शन लूँ तब m दिख रहा है। तो मान लो m की वैल्यू, सपोज समझाने के लिए m की वैल्यू मैंने मान ली 10 न्यूटन mm, ये मान ली। तो मोमेंट मैंने मान लिया 10 का है, ये मेरा 10 हो गया, और चूंकि पूरे बीम में उतना ही लग रहा है तो ये कांस्टेंट हो गया और ये 0 हो गया। तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अभी मैं समझाऊंगा नहीं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, आप समझ लो बस, क्योंकि वो SFD PMD का टॉपिक है, वहीं काम आएगा वो, ठीक है। तो क्या होगा, ये मोमेंट इससे बैलेंस हो जाएगा इसलिए 0 बन जाएगा, बीच में कांस्टेंट रहेगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब बताओ पूरे बीम पे क्या बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये बीम जो है वो प्योर बेंडिंग में है। प्योर बेंडिंग का क्या मतलब होता है, एक चीज़ याद रखना बच्चों, प्योर बेंडिंग का क्या मतलब होता है? प्योर बेंडिंग का मतलब है मूवमेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, मूवमेंट हो जाना चाहिए वो पूरा कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट इट्स लेंथ। मूवमेंट जो है वो फंक्शन नहीं होना चाहिए लेंथ का, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़, यहाँ कोई फोर्स दिखाई दे रहा है इस बीम में आपको? इस बीम में क्या आपको कोई फोर्स दिख रहा है? नहीं, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो मूवमेंट है। तो इसका मतलब प्योर बेंडिंग के केस में, प्योर बेंडिंग केस में फोर्स जो होगा वो 0 होना चाहिए। अब कौन सा से फोर्स तो कई तरीके का होता है, फोर्स जो होता है बच्चों वो कई तरीके का होता है, लेकिन बीम में, जब मैं आपको SFD PMD बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बीम में हमेशा फोर्स रहता है शियर फोर्स। अब ये क्यों रहता है, इसकी कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। ये हमेशा शियर फोर्स होता है क्योंकि बीम में शेयरिंग होती है बच्चों, वो भी हम पढ़ेंगे कि शेयर स्ट्रेस कैसे निकाली जाती है बीम की। तो शेयर फोर्स जो होता है वो 0 रहेगा प्योर बेंडिंग केस में। तो आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी, क्या कि अगर प्योर बेंडिंग है तो शेयर फोर्स रहेगा 0 और मूवमेंट रहेगा कांस्टेंट। ये आपको 2 बात ध्यान रखनी है, ठीक हो गई बात। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब बच्चों मूवमेंट कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस है, क्योंकि सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या रहेगा, देखो सेक्शन ऑफ मॉडुलस तो ये रहेगा इसका bh²/6, ये तो रहेगा। तो जब आपने b फिक्स कर दिया, h फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स हो गया नहीं हो गया, डायमेंशन फिक्स कर दी तो z फिक्स हो गया, z फिक्स हो गया तो m तो पहले से फिक्स है, कांस्टेंट है। बेंडिंग के केस में अगर प्योर बेंडिंग की बात करें तो मूवमेंट तो कांस्टेंट है ना, तो मूवमेंट अगर कांस्टेंट हो गया तो ये भी फिक्स हो गया। तो जब m फिक्स हो गया, z फिक्स हो गया, तो स्ट्रेस जो होता है वो m/z होता है। तो जब m फिक्स है, z फिक्स है, तो स्ट्रेस भी तो फिक्स हो गई। और जो स्ट्रेस फिक्स हो जाती है बच्चों, जो स्ट्रेस फिक्स हो जाती है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस। यूनिफॉर्म स्ट्रेस, इससे क्या फायदा बच्चों, जब यूनिफॉर्म स्ट्रेस रहता है तो इसमें कोई फटीग नहीं होगा भाई। जब स्ट्रेस जो है वो चेंज नहीं हो रही किसी पॉइंट पे, एक जैसी है, तो फटीग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए बीम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है बीम में, कि अगर बीम में यूनिफॉर्म स्ट्रेस एक बार जनरेट हो गई जितनी, तो उसके फेलियर चांसेस बड़े कम रहते हैं, क्योंकि उसमें फटीग वाला केस हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फटीग में तो स्ट्रेस आपकी चेंज होती है, ठीक है। तो जो एक बार स्ट्रेस आ गई उसको फिर उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस बन गया। तो हमारा एडवांटेज क्या है, हम चाहते हैं बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट करना। हम चाहते हैं कोई भी बीम जो हो वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट रहे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन हमने दिखाई है प्योर बेंडिंग की, ये जो मूवमेंट मैंने आपको दिखाया है बच्चों, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट प्रैक्टिकली लगाना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट कैसे लाओगे, इतना बड़ा मूवमेंट कैसे लाओगे बीम पे, बताओ आप खुद सोचो कि इस एंड पे भी आप ऐसे मूवमेंट लगा रहे हो, इस एंड पे भी आप मूवमेंट लगा रहे हो, ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, लगा रहे हैं। प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या मूवमेंट ऐसे लग रहा है बीम पे, ऐसा नहीं होता बच्चों, शेयर फोर्स होता है बीम पे, शेयर फोर्स की वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है। अब मैं आगे चलता हूं कि मेरे को यूनिफॉर्म स्ट्रेस
क्यों बनाना है मैंने बता दिया आपको क्यों, क्योंकि फटीग का जो केस होता है वो इसमें कंसीडर नहीं करते। ये बीम किसी भी कंडीशन के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीम रहेगा स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग। किसके? स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमारी ये डिमांड रहती है कि हर बीम को हम प्योर बेंडिंग में चेंज करें, हर बीम में जो भी है वो उसे हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस में चेंज करें, क्योंकि उस केस में फटीग नहीं होगा। एक तरह से ये स्टैटिक लोडिंग हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट कांस्टेंट हो गया ना बच्चों। मूवमेंट कांस्टेंट हो गया तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या रह गई? कांस्टेंट रह गई। तो एक तरह से स्टैटिक लोडिंग कंडीशन हो जाएगी, और स्टैटिक लोडिंग कंडीशन है तो वो सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब प्योर बेंडिंग में जो नहीं होता बीम, उसको देखते हैं वो क्या कंडीशन होती है। तो जैसे मान लो ये आपका बीम है, ठीक है, ये वही बीम था जो पहले वाला था। अब यहाँ मूवमेंट न लगा के हमने एक शेयर फोर्स लगाया, ये मेरा एक शेयर फोर्स लग गया PS। अब क्या होगा बताओ? अब दो चीज़ें होंगी। ये जब फिक्स पॉइंट है, ध्यान से समझना बच्चों, जब ये फिक्स पॉइंट है तो इस पर एक रिएक्शन क्रिएट होगी ऊपर की ओर, RY कहते हैं। क्यों? जब एक वर्टिकल फोर्स है तो एक वर्टिकल रिएक्शन भी होनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है कोई नहीं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से इसकी लेंथ भी तो होगी एक, लेकिन इस फोर्स की वजह से, नॉट मूवमेंट, इस फोर्स की वजह से यहाँ एक मूवमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मूवमेंट क्या होगा बताओ? वो होगा शेयर फोर्स इनटू लेंथ, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब ये शेयर फोर्स क्या है? ये तो कांस्टेंट है, शेयर फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या सेक्शन वाइज मूवमेंट कांस्टेंट आ रहा है? फोर्स तो कांस्टेंट आ रहा है सेक्शन वाइज, क्योंकि अगर मैं सेक्शन यहां लूं तो मुझे PS ही दिखाई दे रहा है, यहां लूंगा तब भी PS दिखाई देगा, लेकिन क्या मूवमेंट कांस्टेंट आ रहा है मेरा? नहीं, क्योंकि जब मैं सेक्शन यहां लूंगा बच्चों तो मेरी ये जो डिस्टेंस होगी मैंने मान लिया x हो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ एक सेक्शन लिया, ये जो डिस्टेंस है ये मेरी x डिस्टेंस हो गई, ये टोटल लेंथ थी। तो अगर मैं इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखूँ, लेफ्ट साइड तो देखना ही नहीं है, अगर इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो मैं एक शेयर फोर्स लगा हुआ है जो x डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से, तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट कितना मूवमेंट मिलेगा? मुझे इस पॉइंट के अबाउट PS इंटू एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये x मेरा सेक्शन है बड़े वाला। तो आप मुझे बताइए, अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो मूवमेंट क्या होगा? 0, और x की वैल्यू L रहेगी तो मूवमेंट होगा PS इंटू L, जो कि ये लिखा था हमने। तो ये मूवमेंट मैं कैलकुलेट कहाँ कर रहा हूँ? ये PS इंटू L कहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ? x की वैल्यू L पे। कहाँ से मेरा सेक्शन शुरू हुआ है? यहाँ से। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ x की वैल्यू क्या है? L। यानी कि ये जो मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया है वो इस पॉइंट पे है, यहाँ है इस पॉइंट पे। समझ में आ रही है बात? वो इधर है और यहाँ 0 है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? x की पावर 1 पे, यानी कि ये लीनियर नेचर का होगा, ये लीनियर नेचर का होगा। देखो मैं यही समझा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। ये x की पावर कितनी है? 1 माने लीनियर, ठीक है, तो लीनियर। अब ये बताओ ये मूवमेंट कौन सा है? हॉगिंग, सैगिंग? बताओ, बताया था मैंने साइन कन्वेंशन। सेक्शन के राइट साइड में अगर मूवमेंट आपको कैसा मिल रहा है? ऐसा मिल रहा है ना मूवमेंट, ऐसा ही तो मिल रहा है PS इंटू एक्स का। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। तो ये कौन सा? ये हॉगिंग है, तो हमें यहाँ माइनस साइन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हमें यहाँ माइनस साइन लेना पड़ेगा क्योंकि ये हॉगिंग मूवमेंट है। तो अब बात समझने की है, इससे ऊपर जो हम दिखाते हैं ये पॉजिटिव दिखाते हैं और इससे नीचे हम दिखाते हैं नेगेटिव। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऐसे ही बनता है बच्चों। तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यानी कि ये जो ग्राफ है, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। इसे हम 0 मानते हैं। ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे गया नेगेटिव। ठीक, अब हमें नीचे मानते हैं। अब हम शुरू कहाँ से होंगे? देखो नेगेटिव वाला जो ग्राफ है वो नीचे बनेगा, तो ये तो 0 है ना, और यहाँ कितना है? यहाँ नेगेटिव में कितना है? माइनस के PS इंटू L है, यानी कि इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना बच्चों। अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो मेरा बन रहा है ये BMD। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या हर पॉइंट पे मूवमेंट सेम है? नहीं, ठीक है। मूवमेंट जो है, मूवमेंट विल बी
डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो जब मोमेंट डिफरेंट है, सेक्शन ऑफ मॉडुलस चेंज हो रहा है? नहीं, सेक्शन ऑफ मॉडुलस फिक्स्ड है, क्योंकि सेक्शन ऑफ मॉडुलस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, डायमेंशन फिक्स है। तो जब हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा, मूवमेंट हमारा चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम यहाँ होगा। मूवमेंट कहाँ होता है मैक्सिमम ज़्यादा? कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम की तरफ बिहेव कर रहा है, कहाँ होता है? फिक्स्ड पॉइंट पे। क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट कहाँ मैक्सिमम होता है? कैंटिलीवर बीम पे, फिक्स पॉइंट पे, और फिक्स पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो मूवमेंट डिफरेंट है। अब मुझे बताओ, जब मूवमेंट डिफरेंट हो गया, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? M/Z है ना। तो ये वेरी कर रहा है, ये फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा? ये फिक्स हो जाएगा? नहीं, ये भी तो वेरिंग इन नेचर का होगा, यानी कि स्ट्रेस भी मेरी वेरी कर रही है। तो स्ट्रेस जीरो कहाँ होगी? स्ट्रेस वहां जीरो होगी जहां मूवमेंट जीरो होगा, और स्ट्रेस मैक्सिमम वहां होगी जहां मूवमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है, जेड तो फिक्स है। तो इसका मतलब स्ट्रेस बच्चों मेरी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी। अगर ये टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, समझने की बात यह है, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ ज़्यादा है तो ये यहाँ से टूटेगा। तो अब ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला तो केस नहीं बन रहा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस वाला केस तो बन नहीं रहा बच्चों ये। तो अगर मुझे इसी बीम को, अब क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू होता है जो कॉन्सेप्ट हम लेके चले थे, अगर मुझे इसी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए? छेड़खानी हमें डायमेंशंस में करनी है, लोडिंग चेंज नहीं होती कभी, लोड उतना ही रहेगा। डायमेंशन कुछ ऐसी रख सकते हैं हम कि हमारी ये जो स्ट्रेस है ये यूनिफॉर्म आ जाए, हमारी जो स्ट्रेस है ये यूनिफॉर्म आ जाए, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंडिंग मूवमेंट कभी यूनिफॉर्म नहीं आएगा, बेंडिंग मूवमेंट हमेशा वेरिंग नेचर का। अब सर आप समझेंगे कि सर जब ये हमेशा वेरी करेगा तो ये यूनिफॉर्म कैसे आ जाएगा? यही तो गेम है। हम इसको चेंज कराएंगे, जेड को, जो जेड हमने फिक्स लिया हुआ है यहाँ पे, अब हम इसमें छेड़खानी करेंगे और इस रेशो को हम यूनिफॉर्म बनाएंगे। ये करना है हमें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल स्ट्रेस ना आके एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस आए पूरे बीम पे, जो हमारे लिए अच्छा रहे, क्योंकि वो स्टैटिक लोडिंग के केस में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों अब ऐसा क्या करें, उसके लिए हम देखते हैं। देखो, हमें जेड को अब वेरी करना है, तो कैसे हम वेरी करें? इसके दो तरीके होते हैं बच्चों यूनिफॉर्म स्ट्रेस बनाने के किसी बीम को। तो किसी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेस बनाने का क्या तरीका है? देखो, एक तरीका तो यह है, जेड में क्या है? देखो, जो जेड है मेरा वो कितना है? वो है BH²/6, ये है ना। तो यहाँ B है, एक तो B है डायमेंशन, एक H डायमेंशन है, दो डायमेंशन बैठी है यहाँ दो डायमेंशन बैठी है, एक B और एक H। तो एक बार हम B को चेंज कराएंगे और एक बार हम H को चेंज कराएंगे, इसलिए दो मेथड निकल के आएंगे। तो पहला मेथड आएगा केस 1, हम क्या बना रहे हैं? हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग हो जाएगी बेसिकली, हेडिंग यहाँ फिगर मैंने बना दिया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ हेडिंग डालना है इसमें कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस। एक ऐसा बीम आप बना रहे हो जिसकी स्ट्रेस क्या है? यूनिफॉर्म। तो इसमें जो केस 1 होगा पहले, वो कौन सा होगा? मैं मान के चलता हूँ, पहले मैं B को वेरी करा रहा हूँ कि हम लिखेंगे कि जो हाइट है, हाइट ऑफ बीम क्या है? कांस्टेंट, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बीम, ये वेरिंग इन नेचर की है, इसको हम चेंज करेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे। बी को हमने वेरी कराना है। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस कब बनेगा बताओ? यहां जो स्ट्रेस है वो बताओ कितनी होगी? यहां जो स्ट्रेस है, मैं मान लेता हूं, देखो इसे, इस पूरे पॉइंट को मान लेता हूं, ये मैंने मान लिया 1, ये मैंने मान लिया 1, और ये x ही है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस कैसे बनेगा? अगर मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस चाहता हूं तो मेरी दोनों फाइबर पे, इस फाइबर पे भी और इस फाइबर पे वर्टिकली सेम होनी चाहिए स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा x बराबर किसके होना चाहिए? सिग्मा 1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो मेरी स्ट्रेस बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, यहां आ जाओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो सिग्मा x कितना होगा बताओ?
सिग्मा एक्स एक्स होगा, मूवमेंट हमारा एक्स एक्स क्या है, और जेड हम किसको वेरी करा रहे हैं, हम बी को वेरी करा रहे हैं। हम किसको वेरी करा रहे हैं, बी को वेरी करा रहे हैं। एच हमारा कांस्टेंट है, तो जेड एक्स एक्स होगा, यही तो देखूंगा मैं सेक्शन ऑफ मॉडुलस कितना है। तो एम एक्स एक्स कितना आएगा बताओ, एम एक्स एक्स आएगा बच्चों माइनस के, क्योंकि हॉगिंग मूवमेंट लगा हुआ है, माइनस के पी एस इंटू एक्स, ये तो हो गया मूवमेंट। और जेड एक्स एक्स कितना होगा कि बी एक्स एक्स कितना है, इसे ही तो वेरी करा रहा है, एच स्क्वायर बाय 6। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है कि बी तो हम वेरी कर रहे हैं, तो हमने बी एक्स एक्स मान लिया, और एच तो हमारा कांस्टेंट है, तो एच हमने वैसे ही रखा। 6 ऊपर चला गया, तो माइनस के 6 इंटू पी एस इंटू एक्स डिवाइड बाय बी एक्स एक्स इंटू एच स्क्वायर, ये आ गया मेरा सिग्मा एक्स एक्स। अब सिग्मा 1 कितना है बताओ, मूवमेंट एट 1 डिवाइड बाय जेड एट 1, यही तो है, मूवमेंट एट 1 डिवाइड बाय जेड 1। ठीक हो गई बात, ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं ध्यान से समझना बच्चों, जब हम इसे वेरी करा रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम वेरी करा रहे हैं तो शुरू कहाँ से हो रहा है हमारा सेक्शन, एक्स से शुरू हो रहा है ना, एक्स से ही तो शुरू हो रहा है सेक्शन। तो यानी कि जो भी वेरिएशन शुरू होगा बी में जो भी वेरिएशन होगा वो यहाँ से शुरुआत होगी, और यहाँ से हम एंड तक जाएंगे, यहाँ से हम एंड तक जाएंगे। यानी कि एंड पे जो मेरे को बी मिलेगी वो उतनी मिलेगी जो मेरी पहले केस में बी थी। एंड पे मेरा जो सेक्शन होगा बच्चों वो ऐसा ही रहेगा, ये बी ही होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत है वेरिएशन की। और ये पूरा एच ही रहेगा थ्रू आउट, ये पूरा एच ही रहेगा थ्रू आउट, लेकिन ये बी चेंज होगा और लास्ट में मुझे उतना ही बी मिलेगा जितना बी मैं लेके चल रहा था। तो मैंने माना कि लास्ट में मेरा बी है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी मेरे को एंड में जो भी होगी। तो ये M11 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी एस इंटू एल, और Z11 कितना आ जाएगा बी इंटू एच स्क्वायर बाय 6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आ गई माइनस के 6 इंटू पी एस इंटू एल डिवाइड बाय बी एच स्क्वायर। ये मत समझ लेना कि सर ने बी लिख दिया है तो वो यहाँ की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं एंड की बात कर रहा हूँ। एंड पे मैंने माना है बी, एंड पे मैंने माना है बी, ठीक है। अब अगर इसे यूनिफॉर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट होना है तो बच्चों ये इक्वेशन दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सिग्मा एक्स एक्स बराबर होना चाहिए सिग्मा 1 के, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सिग्मा एक्स एक्स को बराबर किया सिग्मा 1 से, तो सिग्मा एक्स एक्स कितना आया था, माइनस के 6 इंटू पी एस इंटू एक्स डिवाइड बाय बी एक्स एक्स इंटू एच स्क्वायर, ये बराबर हो गई माइनस के 6 इंटू पी एस इंटू एल डिवाइड बाय बी इंटू एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी एस से पी एस कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यानी कि बी एक्स एक्स जो आया बच्चों वो आया मेरा बी इंटू एक्स डिवाइड बाय एल, ये आ गया मेरा। कि अगर मेरा वेरिएशन बी का बी एक्स बाय एल है तो मेरा पूरा बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेस में चेंज हो जाएगा, मेरा पूरा बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेस में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, बी कौन सी डायमेंशन थी, टॉप की डायमेंशन थी ना, बताओ क्रॉस सेक्शन पे देखो बी कौन सी डायमेंशन थी। पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये मेरा पहला बीम था जिसे मुझे कन्वर्ट करना था यूनिफॉर्म स्ट्रेस में, यही तो मेरी बी डायमेंशन थी, यही तो मेरी बी डायमेंशन थी, और ये एच थी। एच तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, एच तो मेरी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट नहीं है। अब बताओ जब एक्स की वैल्यू 0 है, इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से देखो, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो बी एक्स एक्स कितना आ गया 0, यानी कि इस एज पे जो बी मैं दिखा रहा हूँ ये बी नहीं होगा, ये होगा 0। पहली बात, इस पर कोई आपकी विड्थ नहीं होगी, तो वो 0 हो गई, एक पॉइंट मिल गया मेरे को। लेकिन x की वैल्यू l पे मेरा बी एक्स एक्स कितना आ जाएगा, b के बराबर आएगा, यानी कि ये मेरे को पूरा का पूरा b चाहिए, ये b मिलना चाहिए। तो यहाँ 0 और यहाँ b, तो कैसे, और नेचर कैसा, x की पावर कौन सी है 1, नेचर कैसा, नेचर है लीनियर, और लीनियर नेचर है तो क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। समझ में आ रही है बात,
तो हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से ऐसे। तो बीम जो बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों? वो बनेगा ऐसा, वो बनेगा इस टाइप का। ये आपकी विड्थ है जो वेरी कर रही है, लास्ट में बी आ जाएगी और ये एच रहेगा, ठीक। तो ये बनेगा बीम ऐसा। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं इसे टॉप से देखूं, अगर मैं इसे टॉप से देखना चाहूं तो मुझे फिगर जो मिलेगा ना बीम का, वो मिलेगा ऐसा, एक ट्रायंगल मिलेगा मेरे को। ये मेरी विड्थ होगी यहाँ पर बी और यहाँ होगी 0। समझ में आ गई? एच हम यहाँ देख पाएंगे इस फिगर में। ये फ्रंट हो गया मेरा, ठीक, और ये मेरा टॉप व्यू है। तो एक तो केस ये हुआ, और फॉर्मूला क्या रहेगा, कितना आएगा, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना आप। तो अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस हमें बनाना है तो मेरी जो विड्थ का वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए, bx/l होना चाहिए। अगर मुझे b पता है तो x मुझे पता ही है कि कहाँ पर क्या होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ये लेंथ 10 mm की है तो मुझे 2 mm पे बताओ विड्थ कितनी होगी। तो अगर यहाँ 8 mm की है तो 2 mm पे कितनी होगी, वो निकाल लेंगे हम। x की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई, l हमें पता ही है 10 mm। समझ में आ गई बात? ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, केस 2। दूसरा तरीका है कि हम हाइट को वेरी कराएं, हम हाइट को वेरी कराएं। दूसरा तरीका ये होगा कि हम हाइट को वेरी कराएं। सेकंड मेथड यानी कि केस 2। केस 2 में हमने देखना है केस 2। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें कि जो विड्थ है, विड्थ p वो क्या है, वो कांस्टेंट है, अब उसको हम नहीं चेंज कर रहे। तो हाइट जो है उसको हम वेरी करा रहे हैं। अब हाइट h, इसको वेरी, ये वेरिंग इन नेचर का है। समझ में आ गई बात? तो फिर वही फंडा लगाना है। क्या फंडा है कि सिग्मा xx बराबर क्या होगा, सिग्मा 1 के। बट अब bxx b हो जाएगा और h जो था वो hxx में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आया था बताओ, -6 इंटू PS इंटू x डिवाइड, अब ये जो सिग्मा xx है इसमें ये हो जाएगा bhxx स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक, बराबर किसको हो जाएगा, -6 इंटू PS इंटू L डिवाइड बाय BH स्क्वायर। एंड पे हमने माना वो h ही है। तो ये पूरी कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया। तो hxx स्क्वायर आ गया आपका कितना, h स्क्वायर इंटू x अपॉन l। तो hxx कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका h इंटू रूट ऑफ x बाय l। ये हमारी हाइट है। अगर इस फॉर्मूले से हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हर पॉइंट पे मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलेगी, हर पॉइंट पे मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलेगी। अब इसका वेरिएशन देख लेते हैं। पहले बीम कैसा था बच्चों, पहले बीम ऐसा था, ठीक। अब हम हाइट को वेरी करा रहे हैं, विड्थ नहीं, विड्थ तो सेम रहेगा। टॉप से अगर हम देखेंगे तो टॉप से ऐसा ही मिलेगा। अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से फिगर कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा टॉप से। जितनी बी ये होगी उतनी बी होगी, बी तो चेंज नहीं करा ना। लेकिन फ्रंट से अब क्या फिगर आएगा, अब एच चेंज हो जाएगा। अब एच क्या होगा देखो कैसे, देखो इधर अब इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से देखो। इसको अगर मैं मिटा दूं थोड़ा सा समझाने में आसानी रहेगी। एच एक्स एक्स कितना आया, एच ऑफ अंडर रूट एक्स बाय एल। जब x की वैल्यू 0 होगी तो एच एक्स क्या आया, 0, बिल्कुल ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारी h है, ये हो गया 0। और जब x की वैल्यू l होगी तो एच एक्स हो गया हमारा h, यही तो है। बट वेरिएशन देखो इसका कैसा है, लीनियर है, नहीं लीनियर है नहीं। इसको अगर मैं लिखूं x की पावर 1/2 डिवाइड बाय l की पावर 1/2 तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो x की पावर 1/2 ये एक से बड़ा है एक से छोटा है, ये बच्चों बताओ एक से बड़ा है एक से छोटा है, ये एक से छोटा है। अगर ये एक से बड़ा होता
तो स्लोप बनती इंक्रीजिंग स्लोप। देखो ध्यान से समझना, अब मैं आपको एक मैथमेटिकल चीज़ समझाता हूँ, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। देखो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है बच्चों ऐसा, ठीक। और y इजिकल टू रूट एक्स का ग्राफ जो होता है वो होता है ऐसा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ x की पावर में 1 से ज़्यादा है, यहाँ x की पावर में 1 से कम है। तो जब 1 से कम पावर होती है तो बच्चों स्लोप जो होती है, स्लोप जो होती है वो घटते हुए क्रम में बनाई जाती है। देखो यहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा है। स्लोप कैसे देखते हैं किसी कर्व की, किसी कर्व की स्लोप कैसे देखी जाती है, हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं और दूसरी फिर और एक हम टेंजेंट खींचते हैं। तो अगर लाइन गिरती हुई नज़र आ रही है, देखो पहले लाइन सीधी थी, खड़ी हुई थी ना, अब ये लाइन कैसी हो गई, अब ये लेट गई। तो जब लाइन खड़ी से लेट की तरफ बढ़ती है, ठीक है, खड़ी से लेटने की तरफ बढ़ती है, तब हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो घट रही है, डिक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पहले लेटी हुई लाइन है, अब खड़ी हुई लाइन है। पहले लाइन लेटी हुई थी, अब खड़ी हुई, यानी कि ये इंक्रीजिंग स्लोप का केस है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का केस हुआ। इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप माने क्या होता है, ढाल बताया था मैंने, और ये डिक्रीजिंग स्लोप का केस हुआ। अब मुझे आप बताओ, देखो मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाता हूँ सब चीज़ें रिलेट करके, मैथ्स जिसकी अच्छी है उसका सब अच्छा। देखो अब जब ये x की पावर हाफ है तो डिक्रीजिंग स्लोप बननी है ना, ठीक है। और कर्व क्यों बनना है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये पैराबोला रहेगा। तो डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बनेगी, यहाँ से हम शुरू करें और डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बना सकते हैं। तो दो ग्राफ बनेंगे, देखो एक तो ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन क्या ये डिक्रीजिंग स्लोप हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस पॉइंट में मैं एक लाइन बनाऊँ तो वो ऐसी लाइन होगी, और इस पॉइंट पे एक लाइन बनाऊँ तो वो ऐसी लाइन होगी। तो ये तो यहाँ से चलना शुरू है ना, यहाँ से मत देख लेना बच्चों, चलना हम यहाँ से शुरू है। h की वैल्यू यहाँ 0 है, तो पहले लेटी हुई थी फिर खड़ी है, तो इसका मतलब ये ग्राफ तो मेरा गलत बन गया, ये तो इंक्रीजिंग स्लोप का बन गया। हमें डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बनाना है, तो ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब है घटते क्रम में, पहले यहाँ ज़्यादा है देखो, और यहाँ फिर कम है, पहले खड़ी थी अब लेट गई, ये ग्राफ ठीक है। तो बनेगा ऐसे। तो बीम को जब आप फ्रंट से देखोगे ना, तो ये एच होगा आपका, और ये होगा फ्रंट व्यू। बीम को जब आप फ्रंट से देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, जो ऐसा बीम था अब वो ऐसा दिखेगा सामने से, यहाँ से ये ऐसा दिखेगा। अब ए इस टाइप से, ये वाला जो मटेरियल है ये गायब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये और यहाँ से भी कैसा दिखेगा, ये यहाँ से भी ये ऐसा ही दिखेगा, ये इस टाइप से बनाया जाएगा। ये मेरी बी ही रहेगी, ऊपर भी। तो ये जो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये ध्यान रखने हैं आपको, जो मैंने फार्मूला बताया ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला ही पूछा जाता है कि क्या फार्मूला रहेगा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस बनाने का। तो अगर ये डायमेंशन कैलकुलेट की जाए तो आप किसी भी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेस बीम में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात बच्चों। ये आपका लास्ट टॉपिक था जो बेंडिंग स्ट्रेसेस में मैंने कवर करना था। आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब लास्ट क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगी टोटल। मैं उसमें आपको बच्चों 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे। बेंडिंग के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई क्वेश्चन आपका बेंडिंग का छूटेगा नहीं, ठीक। बेंडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। बस ये जो लास्ट क्लास होगी इसकी बेंडिंग की, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्लास होगी, उसको आप अच्छे से समझ लेना, अच्छे से देखना उसको, और सीरियस होकर पढ़ाई करें, ठीक है। सीरियस होकर आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करोगे तो आप सिलेक्शन पा जाओगे, नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज जो क्लास है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।